हेलो दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन का क्लास नंबर 5, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे कि डीसी जनरेटर कम्यूटेटर क्या होता है, कार्बन ब्रश क्या होता है। कल हमने संरचना पढ़ा था, संरचना में हमने 4 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिए थे। मैंने कंप्लीट संरचना को कल पढ़ाया है, जिसमें हमने देखा है कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और उसको डिटेल में हमने डिस्कस किया है। ये 5 और 6 ये 2 पॉइंट रह गए थे, जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंगल टर्न कॉइल क्या होती है, फिर हम लोग देखेंगे शॉर्ट पिच वाइंडिंग, फुल पिच वाइंडिंग, है ना, लैप बाइंडिंग, वेब बाइंडिंग, बहुत सारी चीजें मैं आपको जो है पढ़ाने वाला हूं। तो इसके बाद हम लोग जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं आर्मेचर वाइंडिंग को। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन अर्थात विद्युत मशीन क्लास नंबर 5 डीसी जनरेटर के बारे में। तो डीसी जनरेटर में हमने कल देखा था कि उसकी संरचना हमारे पास में थी, और संरचना में हमने देखा था कि उसमें पोल थे, पोल शू थे, पोल कोर थे, स्टेटर था, रोटर था, है ना, उसमें कम्यूटेटर था, वाइंडिंग थी, बहुत सारी चीजें मैंने कल आपको बताया था पिछली क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशली कम्यूटेटर के बारे में। तो कम्यूटेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हम देख लेते हैं। तो कम्यूटेटर का कुछ इस प्रकार का डायग्राम होता है बच्चों। होता क्या है कि रोटर होता है, ये काला आपको जो ब्लैक कलर दिख रहा होगा, ये रोटर है। रोटर के ऊपर कॉइलिंग की गई है, वाइंडिंग की गई है, जिसे हम लोग बोलते हैं रोटर वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग। अच्छा, उस आर्मेचर वाइंडिंग के ऊपर से हमने क्या किया है, अरेंजमेंट किया है कम्यूटेटर का। ये कम्यूटेटर कॉइल होती हैं और कम्यूटेटर सेगमेंट्स ये होते हैं, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बन के ब्रशेस को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये कंप्लीट चित्र जो है वो किसका है, कम्यूटेटर का। ओके, हमने देखा था कम्यूटेटर क्या काम करता है, ये एज एसी डीसी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ये मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह काम करता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो हम लोग देखते हैं कम्यूटेटर क्या कहता है। कम्यूटेटर का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यह हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाया जाता है। जैसे मैंने संरचना में डायग्राम में बताया था आप लोग को कि यह संरचना यह जो है संरचना के आधार पर हम लोग बोलेंगे कि यह हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाया जाता है। इन्हें कई कोणों में काटकर माइका द्वारा बच्चों क्या करते हैं, इसको इंसुलेट करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, कम्यूटेटर सेगमेंट्स जो होते हैं उनकी संख्याएं आर्मेचर कॉइल की संख्या के बराबर होती है। जो आर्मेचर कॉइल की जो संख्याएं होती हैं उसके बराबर क्या होते हैं, कम्यूटेटर के सेगमेंट्स होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, कम्यूटेटर मैकेनिकल फुल वेव रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है, अर्थात यह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जो हमारे जनरेटर में अल्टरनेटिंग करंट बनती है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, अर्थात एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये एज अ रेक्टिफायर की तरह काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो रेक्टिफायर होता है उसका सेम काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। अब अगर हम बात करें कि रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है ना, डायोड वगैरह होते हैं। डायोड से हम लोग जो है तो क्या बनाते हैं, रेक्टिफायर बनाते हैं। जैसे फुल वेव रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, ब्रिज है ना, हमारे पास में जो है तो हम सेंटर टैप रेक्टिफायर एक यूज करते हैं। तो वहां पे हम लोग जो है डायोड का उपयोग करके, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का उपयोग करके जो है रेक्टिफायर बनाते हैं। लेकिन जनरेटर की केस में एज एक मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह काम करता है कम्यूटेटर, क्योंकि इसमें वाइंडिंग्स होती है, इसमें कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं, है ना, और ये एज जो है तो आयरन से बना होता है, कॉइलिंग होती है, इसमें कॉपर की कॉइलिंग यूज की जाती है। तो ऐसा इसलिए हम लोग इसका नाम क्या दे रहे हैं, यह एक फुल वेव मैकेनिकल रेक्टिफायर है। अर्थात यह रेक्टिफायर की तरह काम तो करता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, ऐसा जो है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जो है तो आयरन का यूज किया जा रहा है, कॉपर का यूज किया जा रहा है। ये मैकेनिकली जो है हम इसको बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम दे सकते हैं कम्यूटेटर एज अ मैकेनिकल, यांत्रिक रूप से जो है तो रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग कम्यूटेटर क्या होता है। कम्यूटेटर को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फिर से मैं यहां पे बना के बता दूं। ये हमारा क्या हो गया, रोटर, ठीक है, ये हमारा रोटर हो गया, ये मैंने रोटर बना दिया। रोटर के ऊपर क्या होगी बच्चों, कॉइलिंग होगी, ये हमने कॉइल कर दिया, आर्मेचर वाइंडिंग कर दिया। आर्मेचर वाइंडिंग जितनी होती, जितने लेयर की होती है उतने लेयर की क्या होगी, कम्यूटेटर की वाइंडिंग भी होगी। अब ये हमारे पास में क्या बन गया, ये बीच का जो है तो रोटर बन गया, है ना, ये बीच का रोटर बन गया, ये जो है तो रोटर बन गया जिसे हम सॉफ्ट बोलते हैं। उसके ऊपर हमने कॉइलिंग कर दिया। कॉइलिंग के जस्ट ऊपर क्या होता है बच्चों, कॉइलिंग के जस्ट ऊपर क्या होता है कि हमारा कम्यूटेटर होता है।
जो कि उसमें भी कॉइलिंग उतनी ही होंगी, उसमें भी क्या होंगी, उतने ही सेगमेंट्स होंगे जितने हमें आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल होंगी। ठीक, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कार्बन के ब्रशेस लगा देंगे और ये कार्बन के ब्रशेस लगाने के बाद क्या होगा बच्चों, यहां से हमें आउटपुट मिल जाएगा और इसके अंदर ये जो रेड कलर है ना, इसके अंदर जो बनेगा वो एसी बनेगा। हमें आउटपुट में जो मिलेगा बच्चों वो प्लस माइनस जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, डीसी में मिलेगा। सेम डायग्राम यहां पे बना हुआ है, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। ये ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, ये एज क्या है, ये एज क्या है बच्चों, रोटर है। ठीक है, ये क्या हो गया, रोटर हो गया। रोटर के ऊपर हमने क्या किया है, आर्मेचर की जो है तो वाइंडिंग की है, आर्मेचर वाइंडिंग की है। आर्मेचर वाइंडिंग के जस्ट ऊपर हमने क्या लगा दिया है, कम्यूटेटर लगाया है। कम्यूटेटर के ऊपर क्या होगा, इसके बाहर क्या होगा बच्चों, स्टेटर होगा, है ना, ये क्या होगा, स्टेटर होगा और इस स्टेटर में भी क्या होंगी, कॉइलिंग होगी। ओके, फिर यहीं पे क्या बनेगा बच्चों, पोल बनेगा, है ना, एन एस कल हमने डायग्राम में बनाया था। तो ये हो जाएगा हमारा जो है तो कंप्लीट जनरेटर। ओके, इस प्रकार से हमें क्या मिलता है, फिर फाइनली हमें कार्बन ब्रश के माध्यम से जो है तो आउटपुट मिल जाता है, एक तरफ प्लस तो एक तरफ माइनस। तो ये रहा बच्चों हमारा कम्यूटेटर का वर्किंग डायग्राम, है ना, इस प्रकार से वर्क करता है, कार्य करता है। इसके मेन पॉइंट क्या है कि यह बच्चों जो है एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि कम्यूटेटर किसका बना होता है, हम बताएंगे कि हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। ओके, फिर हम बात कर सकते हैं कि कम्यूटेटर सेगमेंट्स की संख्या कितनी होती है, तो हम बताएंगे कि आर्मेचर में जो कॉइल की संख्या होती है उतने ही सेगमेंट्स की संख्या होती है कम्यूटेटर में। कम्यूटेटर का जो है तो काम क्या होता है, तो कम्यूटेटर जो है एज अ रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है, अर्थात उसका काम होता है एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। जब कम्यूटेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है तो वह मैकेनिकल फुल वेव रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि जब डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है बच्चों, तो ये जो है तो एज अ इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कम्यूटेटर दोनों में काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने में, दोनों में सहायक होता है, दोनों में कार्य करता है। हम करते क्या हैं, हम करते क्या है, जनरेटर के अंदर हम क्या करते हैं, इस एक स्टेटर ले लेते हैं, एक रोटर हमारे पास होता है, स्टेटर रोटर में हम लोग बाइंडिंग कर देते हैं, उसके रोटर में हम लोग जो है आर्मेचर बाइंडिंग करते हैं, उसके स्टेटर में हम लोग जो है फील्ड बाइंडिंग करते हैं और वहां पे एनएस पोल बनने के कारण, ऑलरेडी मैग्नेटाइज होने के कारण जब उसको घुमाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक एसी के रूप में ईएमएफ इंड्यूस्ड होना स्टार्ट हो जाता है। अर्थात उसके जो है तो आर्मेचर कॉइल में जो करंट बनना स्टार्ट हो जाता है। उस करंट वोल्टेज को हम क्या करते हैं कि यहां पे कम्यूटेटर लगा करके उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं और कार्बन ब्रश के माध्यम से आउटपुट में हमें डीसी प्राप्त हो जाती है। ओके दोस्तों, तो आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। कम्यूटेटर क्या होता है, मेन होता है उसका काम एसी को डीसी और डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। दूसरा, यह जो है तो हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाया जाता है और उसको कई कोणों में काट करके माइका द्वारा हम क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं। इसमें कम्यूटेटर सेगमेंट्स की जो संख्या होती है वो आर्मेचर कॉइल की संख्या के बराबर होती है। यह मैकेनिकल फुल वेव रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है और अगर हम डीसी से एसी में करवाएंगे तो यह इन्वर्टर की तरह कार्य करेगा। ओके, हम देख लेते हैं 6 पॉइंट को। 6 पॉइंट क्या कहता है बच्चों, 6 पॉइंट में कार्बन है। कार्बन का ब्रश जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि जो हमारा कम्यूटेटर है वो तो काम अपना कर दिया, कम्यूटेटर ने क्या किया, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। फिर फाइनली क्या करते हैं कि जो कार्बन के ब्रशेस जुड़े होते हैं ना वो करंट कलेक्ट करके जो है तो करंट को लेकर के बाहर आउटपुट में हमें देते हैं। तो वो अरेंजमेंट कैसा होता है ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो कार्बन का ब्रश तो हमने देख लिया कि कार्बन का जो ब्रश होते हैं वहां पे हम क्या करते हैं कि कम्यूटेटर को टच कराते हैं जिससे हमें करंट कलेक्ट होती है। पर काम एक्चुअली में क्या करता है ये देख लेते हैं। तो कार्बन का ब्रश जो होता है ना, कार्बन के ब्रश को ब्रश होल्डर में रखते हैं। ओके, उसका ब्रश होल्डर रहता है। जैसे आप लोग को मैं बता दूं कि टू व्हीलर का जो जैसे बाइक होती है ना, गाड़ी में ब्रश जो गुटके लगे होते हैं, पहिए में जो गुटके लगे होते हैं वो होल्डर में लगे होते हैं। अब हम बात करें साइकिल में साइकिल आपने देखा होगा, साइकिल में हम लोग जब ब्रेक लगाते हैं बच्चों तो क्या होता है, उसके रिंग में एक गुटका लगा होता है। गुटका कहां पे टच होता है, वो ब्लैक कलर का रहता है रबड़ का, वो जो है फिक्स होता है कहां पे, उसके होल्डर में। गुटका जो बना होता है ना वो होल्डर में होता है। सेम वैसे ही कार्बन हमारा जो है तो ब्रश होता है। तो क्या कहता है, कार्बन ब्रश को ब्रश होल्डर में रखते हैं
इन पर स्प्रिंग द्वारा ऐसा अरेंजमेंट करते हैं बच्चों कि इन पर स्प्रिंग द्वारा 0.9 kg पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो क्या लगाते हैं, प्रेशर, दबाव डाला जाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि मैं बता दूं आप लोग को, जैसे मैं यहां पे एग्जांपल के तौर पर बता दूं, है ना ये मैंने क्या किया बच्चों कि कम्यूटेटर बना लिया, ठीक है। ये मान लो मेरा कम्यूटेटर हो गया। यहां पे हमने जो ब्रश होल्डर कनेक्ट किए ना, ये जो ब्रश होल्डर हमने कनेक्ट किया और हमें फाइनली यहां पे प्लस माइनस जो मिल रहा है ना, ये माइनस प्लस मिल रहा है जो, तो ये जो ब्रश होल्डर है यहां पे जो हमने जो है तो ब्रश होल्डर को कनेक्ट किया है इस होल्डर में, तो क्या होगा, उसको ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि उसमें दबाव लगे ताकि वो टच रहे, किससे, कम्यूटेटर से। जब वो टच रहेगा ना तभी क्या करेगा, वो करंट को कलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को बता दूं, मैं एग्जांपल बता दूं कि हमारा क्या है, मान लो कि ये हमारा जो है कम्यूटेटर है। अब इसमें हमने क्या किया है, ऐसा अरेंजमेंट किया कि घूमेगा तो ये हमारा क्या होगा, फिर भी ये हमारा टच रहेगा। तो टच कब रहेगा, जब हमारा यहां से प्रेशर लगेगा। तो क्या होता है, कार्बन ब्रश को ब्रश होल्डर में लगा देते हैं, इन पर हम क्या करते हैं, स्प्रिंग द्वारा ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि स्प्रिंग द्वारा उसमें जो है तो एक फोर्स, एक प्रेशर, एक दबाव कार्य करता है, जो कि कितना होता है, तो हम बताएंगे कि ये जो है 0.9 kg का, मतलब 1 किलो से कम है ना, थोड़ा सा 1 किलो से कम हम बोल सकते हैं, 0.9 kg का पर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है तो उसमें क्या लगाया जाता है, प्रेशर दिया जाता है। एग्जाम में 100% आता है, कई बार आ चुका है, जेई लेवल के पेपर में भी आ चुका है कि कार्बन का ब्रश में स्प्रिंग द्वारा कितने केजी का प्रेशर लगाया जाता है, कितने केजी का प्रेशर उसमें दिया जाता है। तो हम ये आंसर में टिक करेंगे 0.9 kg पर 2 सेंटीमीटर, है ना, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है तो प्रेशर है ना, दबाव डाला जाता है। अगला पॉइंट क्या कहता है, कार्बन ब्रश का कम्यूटेटर जो होता है कार्बन ब्रश का कम्यूटेटर के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बनाए रखता है। जब हम उसमें क्या करेंगे, स्प्रिंग द्वारा दबाव डालेंगे ना, तो हमारा जो कार्बन ब्रश होगा, कार्बन का जो ब्रश होगा वो कम्यूटेटर के साथ में क्या होगा, स्ट्रांगली, मजबूती से कनेक्ट होगा, है ना, उसमें टच होगा, तब जाकर के उसमें से हमें करंट क्या होगी, प्राप्त होगी। अगला पॉइंट क्या कहता है, कार्बन ब्रश में कंपन व दोलन, कंपन मतलब होता है वाइब्रेशन और दोलन मतलब होता है ऑसिलेटर है ना, वाइब्रेशन एंड ऑसिलेटर को कम करता है। जब होगा क्या, कार्बन का जो ब्रश होगा जब लगेगा ना स्प्रिंग द्वारा, जब उसमें दबाव लगेगा तो वो ज्यादा वाइब्रेट नहीं होगा, वो ऑसिलेट मतलब हिलेगा नहीं। ऑसिलेटर का मतलब होता है दोलन, मतलब हिलना। जैसे आप पेंडुलम वाली घड़ी देखते होंगे तो वो हिलती रहती है, तो वो चीजें यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, स्प्रिंग द्वारा उसमें क्या करते हैं, कुछ प्रेशर, दबाव दे देते हैं जिससे वो फिक्स रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कार्बन की जो ब्रश होती है, कार्बन का जो ब्रश होता है वो क्या होता है बच्चों, घिसता है। ठीक है, कोई भी चीज होगी, जैसे आप गुटखा लगाते हो है ना साइकिल में, तो साइकिल ब्रेक लगाते लगाते 2-4 महीने बाद ऐसा होता है घिस जाता है, ब्रेक अच्छे से नहीं लगता, फिर आप क्या करते हैं, जाकर चेंज करवाते हैं। टू व्हीलर में क्या होता है, ब्रेक लगाते लगाते घिस जाता है, ब्रेक कम लगता है, तो हम लोग जाकर के जो है तो गैरेज में उसको चेंज करवाते हैं। तो क्या होता है, कार्बन का ब्रश घिसने के कारण डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है। तो हम उसको कब चेंज करेंगे, तो मूल लंबाई का जब एक्चुअल लंबाई का 2/3 भाग का है ना बचता है, तब उससे क्या होता है बच्चों, हमें बदलना पड़ता है। तो कार्बन का ब्रश जो होता है वो मशीन में लगे लगे धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, घिसने लगता है। तो घिसते घिसते जब छोटा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। पर बदलेंगे कब, जब वो एक्चुअल जो उसकी ओरिजिनल साइज है उससे घिसते घिसते जब कितना बचेगा, 2/3 बचेगा, तब जाकर के हम क्या करेंगे, उसको बदल देंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी। कल का ये जो है तो छूट गए थे 2 पॉइंट, तो मैंने इसको कंप्लीट किया। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था योग क्या होता है ना, बॉडी क्या होता है, आर्मेचर क्या होता है, फिर पोल शू क्या होता है, पोल कोर क्या होता है। मैंने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिया था। 5वां पॉइंट था कम्यूटेटर, हमने देख लिया। फिर हमने देख लिया कार्बन के ब्रश को। तो ये 6 पॉइंट कंप्लीट हो गए कल के, जो हम जो है तो रह गया था पढ़ने के लिए, तो हमने कंप्लीट कर दिया। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर्मेचर वाइंडिंग को। ओके, तो आज हम लोग जो है तो स्टार्ट करते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वाइंडिंग्स जो है वो सिंगल टर्न कैसी होती है ना, डुअल टर्न कैसी होती है, लैप बाइंडिंग क्या होती है, वेव बाइंडिंग क्या होती है, फुल पिच बाइंडिंग क्या होती है, और साथ साथ हम लोग देखेंगे कि उसको हम लोग जो है तो अरेंजमेंट कैसे करते हैं। तो आगे की सारी क्लासों में बहुत ही मजा आने वाला है। साथ में आप लोग को जो है जनरेटर के बारे में बहुत नॉलेज मिलने वाली है कि जनरेटर में जो है तो वाइंडिंग कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ITI स्टूडेंट के लिए जो है तो कनेक्शन आना बहुत जरूरी है। कनेक्शन कैसे होता है ये जानना जरूरी है। साथ में ITI स्टूडेंट जो होते हैं वो एज अ प्रैक्टिकल काम करते हैं, उनको प्रैक्टिकली मालूम होना चाहिए कि बाइंडिंग का शेप कैसे होता है, बाइंडिंग कौन कौन सी करते हैं, है ना। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं एज अ ITI स्टूडेंट, क्या करते हैं कि किसी भी कंपनी में अगर नौकरी के लिए जाते हैं तो उस नौकरी में क्या होता है, उन्हें एज अ काम करवाया जाता है, डायरेक्टली प्रैक्टिकल काम करवाया जाता है, मशीनरी डायरेक्ट दी जाती है, कनेक्शन डायरेक्ट करवाया जाता है ना। बिजली विभाग की मैं बात करूं तो डायरेक्ट क्या करवाते हैं, लाइन में काम करवाते हैं, फेज उड़ गया उसको बांधो, डीओ उड़ गया उसको बांधो, ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम आई तो उसको उतारो, फिर चढ़ाओ, फिर खोलो, बनाओ, है ना। या आप बोलें कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम लोग हैं तो कहीं भी लाइट की फॉल्ट हुई, कहीं मेंटेनेंस चल रहा तो वहां पे जाके हमने काम कर लिया। फिर अगर ट्रांसमिशन की हम बात करें, ट्रांसमिशन लाइन में ऑलरेडी काम चलता ही रहता है ट्रांसमिशन का। फिर हम जनरेशन की बात करें, जनरेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं क्योंकि वहां प्लांट होता है, प्लांट में हम लोग बिजली कैसे बनती है, कितनी मशीनरी होती है, उन मशीनरी को जो है तो ठीक करने के लिए या उनको देखभाल के लिए जो है तो हम लोग क्या करते हैं, ITI वाले डायरेक्ट काम करते हैं। तब प्रैक्टिकली होना जरूरी है, प्रैक्टिकल आना जरूरी है। तो प्रैक्टिकल के साथ में हम लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे ना तो प्रैक्टिकल आसान हो जाता है, क्योंकि थ्योरी में हमें ये क्लियर होता है कि एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, आर्मेचर वाइंडिंग हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, आर्मेचर कॉइल, ठीक, या हम बोल सकते हैं कि आर्मेचर की कॉइलिंग। अब हम आर्मेचर कॉइल जो है हमारा हेडिंग हो गया है, इसके अंदर हम लोग दो तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे सिंगल टर्न कॉइल क्या होती है, कॉइल पिच क्या होती है, पोल पिच या जो पोल स्पान होता है वो क्या होता है। फिर हम लोग देखने वाले हैं फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है। तो ये सारी चीजें जो है तो मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। ओके, तो आर्मेचर बाइंडिंग को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले ए नंबर में देखते हैं, फर्स्ट नंबर में देखते हैं सिंगल टर्न कॉइल। सिंगल टर्न कॉइल, सिंगल टर्न कॉइल कैसे बनी होती है ये देख लेते हैं। तो सिंगल टर्न जो कॉइल होती है बच्चों वो कुछ इस प्रकार की बनी होती है, कुछ इस प्रकार की बनी होती है। ये हमारे कॉइल का क्या होता है बच्चों, शेप होता है। इस आकार की जो है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉइल को डिजाइन करते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की कॉइल हो जाती है। ठीक है, एक कॉइल में कितने टर्मिनल हो सकते हैं, अधिकतम 2 होते हैं। ठीक है, अब हम इसे क्या बोलेंगे कि जैसे हमारे पास में क्या हो गया बच्चों, जैसे हमारे पास में एक ये पोर्शन हो गया, ठीक है, एक ये पोर्शन हो गया और एक जो है तो ये पोर्शन हो गया। हम क्या करेंगे बच्चों कि इन दोनों को क्या बोलेंगे, इन दोनों को क्या बोलेंगे बच्चों, तार या कंडक्टर हम बोल सकते हैं। क्या, कंडक्टर, कंडक्टर मींस होता है तार। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, कंडक्टर हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि सिंगल टर्न कॉइल जो होती है उसमें कितने कंडक्टर होते हैं बच्चों, एग्जाम में आएगा तो आप बोलोगे 2। कितने, 2 होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास सिंगल टर्न कॉइल में 2 कंडक्टर होते हैं, एक ये होता है एक ये होता है, और इसमें हमें जो है तो कॉइलिंग कितनी मिलती है, 2 मिलती है, एक ये और एक ये। तो हम बोलेंगे इसमें टर्न कितने होते हैं, 1 और 2 होते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कॉइल पिच क्या होती है। अभी हमने सिंगल टर्न कॉइल देख लिया, अब हम देखते हैं कॉइल पिच क्या होती है। तो दूसरा नंबर देख लेते हैं कॉइल पिच। कॉइल पिच बच्चों जानना बहुत जरूरी है। कॉइल की जो पिच होती है ना, हम जैसे देखते हैं ना कि हम लोग स्लॉट्स में जब डालते हैं तो स्लॉट्स कितने स्लॉट्स को कवर कर रही है उसे हम बोलते हैं कॉइल पिच। तो इसका डायग्राम बना के हम समझ लेते हैं। इसका भी कुछ इस प्रकार डायग्राम बनेगा। इसमें भी टर्मिनल 2 होंगे। ठीक है, अब कॉइल पिच की मैं बात करूं तो कॉइल पिच किसे कहेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास में ये दोनों कंडक्टर के बीच का जो क्या होता है, एरिया है ना, ये दोनों कंडक्टर के बीच का जो एरिया होता है इसे हम बोलते हैं बच्चों क्या, कॉइल पिच। कॉइल पिच ये कहलाता है हमारा कॉइल पिच। ठीक है,
ये कहलाता है हमारा कॉइल। अब आपसे इंटरव्यू में या एग्जाम में कहीं भी पूछ लेगा, ये डायग्राम बना के दिया है, बोलेगा कॉइल पिच बताइए कहां पे होती है, तो ये जो शेप बना होता है ना बच्चों, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं कॉइल पिच। अगर बात करेगा सिंगल टर्न कॉइल क्या होती है, तो ये जो होती है सिंगल टर्न कॉइल होती है। अभी हम डबल टर्न भी बनाएंगे, है ना, लैप बाइंडिंग वेब बाइंडिंग जब बनाएंगे ना, तो वहां पे हमको सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो सिंगल बाइंडिंग में या सिंगल टर्न कॉइल में दो कंडक्टर होते हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया। और हम कॉइल पिच की बात करें तो दोनों कंडक्टर के बीच की जो स्पेस होती है, गैप होता है, दूरी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉइल पिच बोलते हैं। अब आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होगी। मैं इसको बता दूं आप लोगों के, आर्मेचर में रखी हुई एक कॉइल के दो कंडक्टर के बीच की जो दूरी होती है बच्चों, वो क्या होती है, कॉइल पिच या कॉइल स्पान, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉइल पिच या कॉइल स्पान, है ना। इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं कॉइल स्पान, ठीक है, कॉइल स्पान। अब मैं यहां पे आप लोग को बता दूं, कॉइल पिच क्या होती है। तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि आर्मेचर में रखी हुई एक कॉइल के दो कंडक्टर के बीच की दूरी कॉइल पिच या कॉइल स्पान कहलाता है। आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी कि कॉइल पिच क्या होती है। तो आर्मेचर में रखी हुई जो उसके रोटर में जो आर्मेचर कॉइल होती है, तुम क्या कहेंगे, आर्मेचर में रखी हुई एक कॉइल के दो कंडक्टर के बीच की दूरी कॉइल पिच या कॉइल स्पान कहलाती है। ये हमारे पास कॉइल है, इन दोनों कंडक्टर के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है बच्चों, कॉइल पिच कहलाती है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड देख लेते हैं, सी नंबर, थर्ड नंबर। तो देखेंगे हम यहां पे पोल पिच क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पोल पिच क्या होता है, ठीक है। पोल पिच या हम इसको क्या लिख सकते हैं, पोल का स्पान है ना, गैप। पोल पिच या पोल स्पान दोनों बोल सकते हैं इसको। तो हम लोग जनरली क्या कहते हैं, जो हमारे पास पोल होता है, पोल कहां पे बनता है, उसके स्टेटर में बनता है। तो पोल हम कैसे निकालेंगे या पोल पिच हम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर अपॉन पोल, वो निकल जाएगा पोल पिच। उसमें नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, मतलब ये कंडक्टर कितने हैं, उस कंडक्टर में भाग देंगे किसका बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पोल का। तो क्या निकल करके आ जाएगा, पोल पिच निकल करके आ जाएगी, ठीक है, कि कितने वहां पे जो है तो पोल का स्पान बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसके डिस्कस कर लेते हैं। जनरेटर का एक पोल आर्मेचर का जितना एरिया घेरता है वह उसका पोल पिच कहलाता है। क्या कहता है बच्चों, क्या कहता है इसका फर्स्ट पॉइंट, कि जनरेटर का एक पोल आर्मेचर का जितना एरिया, मतलब क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल। क्या बोल रहा है, जनरेटर का एक पोल आर्मेचर का जितना क्षेत्रफल घेरता है वह पोल पिच कहलाती है, पोल पिच कहलाता है। ओके, ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि जनरेटर का एक पोल जो होता है, जनरेटर का एक पोल आर्मेचर का जितना क्षेत्रफल घेरता है वह क्या कहलाता है, पोल पिच या पोल स्पान कहलाता है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि पोल पिच प्रत्येक पोल पर
आर्मेचर कंडक्टर की संख्या, आर्मेचर कंडक्टर मतलब तार की संख्या के बराबर होती है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों कि जो पोल पिच होता है ना, जो पोल पिच होता है या पोल स्पॉन जो होता है, हम क्या कहेंगे, पोल पिच प्रत्येक पोल पर आर्मेचर कंडक्टर मतलब आर्मेचर तार की संख्या के बराबर होता है। मतलब जितने आर्मेचर कंडक्टर होंगे, ये जो जितने भी होंगे, जो जितने यहां पे आर्मेचर कंडक्टर होंगे उतने ही क्या होंगे बच्चों, पोल पिच होंगी। ठीक है, पोल पिच जो होती है प्रत्येक पोल पर सभी पोल पर आर्मेचर कंडक्टर के संख्या के बराबर होती हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है। यदि आपसे कोई बोल दे कि पोल पिच हम कैसे निकालेंगे, पोल पिच या पोल स्पान कैसे निकालेंगे बच्चों, तो आप लोग निकाल करके बताएंगे कि हम क्या करेंगे, उस जनरेटर के अंदर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर कितने हैं। मतलब नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर को हम लिख सकते हैं कुल आर्मेचर संख्या, कुल आर्मेचर तार की संख्या। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं कि कुल आर्मेचर तार की संख्या बटे हम लिख सकते हैं बच्चों पोलों की संख्या। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, पोलों की संख्या। तो इससे हमारा निकल करके आ जाएगा क्या, पोल पिच। इंग्लिश में मैं लिख सकता हूं इसको, मैं इंग्लिश में क्या लिखूंगा बच्चों, पोल पिच बराबर क्या लिखूंगा मैं कि नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर डिवाइडेड बाई पोल। ठीक है, या पोल्स हम कह सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल करके आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने लिख दिया है। पोल पिच निकालने का सूत्र होता है कुल आर्मेचर तार की संख्या बटे पोलों की संख्या, या इंग्लिश में कह सकते हैं पोल पिच को कि नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर बटे पोल। तो यहां से निकल करके हमारा क्या बच्चों, पोल पिच। आई होप तीनों चीजें समझ में आई होंगी। हम लोगों ने स्टार्ट किया है आर्मेचर वाइंडिंग को। आर्मेचर वाइंडिंग के अंतर्गत हमने पढ़ा है सिंगल टर्न कॉइल क्या होती है, कॉइल पिच क्या होती है, फिर हमने देखा पोल पिच क्या होता है। ये तीन चीजें हमने पढ़ लिया है एकदम आसान भाषा में, सिंपल भाषा में। सिंगल टर्न का मतलब होता है कॉइल का जो एरिया होता है, यहां पे हम देखते हैं दो कंडक्टर के बीच का जो होता है उसे हम बोलते हैं सिंगल टर्न कॉइल। अर्थात इसमें कितने कंडक्टर होते हैं, दो तार होती हैं, दो कंडक्टर होती हैं। कॉइल पिच की हम बात करें, कॉइल पिच क्या कहता है कि दो कंडक्टर के बीच का जो दूरी होती है, स्पेस होता है, गैप होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉइल पिच। और पोल पिच क्या होता है, जनरेटर का एक पोल आर्मेचर का जितना क्षेत्रफल घेरता है वह क्या कहलाता है बच्चों, पोल पिच कहलाता है या पोल स्पान कहलाता है। प्रत्येक पिच जो होती है, प्रत्येक पोल पिच जो होती है वो प्रत्येक पोल पर आर्मेचर कंडक्टर की संख्या के बराबर होती है। यदि हम सूत्र की बात करें कि हम लोग जो है पोल पिच या पोल स्पान कैसे निकालेंगे, हम निकाल सकते हैं कुल आर्मेचर की संख्या, है ना, कुल आर्मेचर तार की संख्या बटे पोलों की संख्या से हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों क्या, पोल पिच। आई होप ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है। ओके, अब हम देख लेते हैं फुल पिच वाइंडिंग किसे कहते हैं। फुल पिच वाइंडिंग इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग ही आज पूरा चलेगा, आर्मेचर वाइंडिंग के अंतर्गत ही सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आर्मेचर वाइंडिंग के अंतर्गत और आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट फुल पिच वाइंडिंग। ओके, तो डीसी जनरेटर में क्या होता है, एक चीज और होती है, डीसी जनरेटर में शॉर्ट पिच वाइंडिंग का जो है तो यूज करते हैं, लेकिन हम लोग फुल पिच वाइंडिंग भी पढ़ेंगे कि होती क्या है एक्चुअली में। यूज तो हम लोग शॉर्ट पिच वाइंडिंग ही करते हैं, लेकिन हम लोग फुल पिच वाइंडिंग भी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं फुल पिच वाइंडिंग को। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर है, डी नंबर आप कह सकते हैं, फुल पिच वाइंडिंग। फुल पिच वाइंडिंग या हम बोल सकते हैं फुल पिच कॉइल। ठीक है, तो हम देख लेते हैं फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है। तो फुल पिच वाइंडिंग का जो है तो डायग्राम सबसे पहले बना लेते हैं।
ये हमारे पास में क्या बन गई, वाइंडिंग। अब यहां पे हम लोग दिखा देते हैं दो पोल। ओके, यहां पे हम लोगों ने दिखा दिया दो पोल, एक हमारे पास में N है और एक क्या है, S है। मान लेते हैं यहां पे N पोल है और यहां पे क्या है बच्चों, S पोल है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास में जो फुल पिच वाइंडिंग होती है बच्चों, जो फुल पिच वाइंडिंग होती है उसमें जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, ये देखेंगे हम लोग। तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल फेज डिफरेंस होता है, ये हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होता है बच्चों कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कहां पे, फुल पिच वाइंडिंग में। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फेज डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिफरेंस या इलेक्ट्रिकल फेज डिफरेंस बोल सकते हैं। मेनली हम लोग बोलेंगे कि बाइंडिंग के अंदर, फुल पिच बाइंडिंग में जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होता है, विद्युत जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये रहा हमारा डायग्राम फुल पिच बाइंडिंग का। अब हम लोग देख लेते हैं कि फुल पिच बाइंडिंग कैसे निकालेंगे। फुल पिच बाइंडिंग निकालने का सूत्र क्या होता है, तो हम निकालेंगे फुल पिच वाइंडिंग। फुल पिच वाइंडिंग बराबर क्या होगा, फुल पिच वाइंडिंग बराबर होगा बच्चों कॉइल पिच बराबर पोल पिच। ठीक है, जब कॉइल पिच जो हो, जब कॉइल पिच जो हो वो पोल पिच के क्या हो, बराबर हो, तब क्या होगा, वहां पे फुल पिच वाइंडिंग कहलाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि फुल पिच वाइंडिंग कब कहलाएगी, ये फुल पिच वाइंडिंग किसे कहते हैं, या फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है। तो हम बोलेंगे जब कॉइल पिच पोल पिच के बराबर होती है, जब कॉइल पिच पोल पिच के बराबर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फुल पिच वाइंडिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम लोग देख लेते हैं, इनके पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट क्या कहता है इसमें कि यदि कॉइल पिच पोल पिच के बराबर होती है, यदि कॉइल पिच पोल पिच के बराबर होती है, पोल पिच के बराबर होती है, बराबर होती है, तो वाइंडिंग, तो वाइंडिंग फुल पिच वाइंडिंग कहलाती। तो वाइंडिंग फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। ओके, तो क्या कहेंगे हम कि यदि कॉइल पिच पोल पिच के बराबर होती है तो वह वाइंडिंग क्या कहलाती है बच्चों, फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इसमें कॉइल का एक कंडक्टर, क्या बोल रहा है, इसमें कॉइल का एक कंडक्टर एन पोल, ओके, एन पोल और दूसरा कंडक्टर एस पोल। ये हमारा एन पोल हो गया, ये हमारा एस पोल हो गया। पहला जो हमारा कंडक्टर हो गया, क्या कह रहा है, इसमें कॉइल का एक कंडक्टर, ये एक कंडक्टर एन पोल और दूसरा कंडक्टर एस पोल है ना, एस पोल के ठीक बीच में होता है, बीच में होता है। ओके बच्चों, तो कुल मिला के इस कॉइल के अंदर हम देखेंगे कि जो एनएस पोल होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर के बीच में होते हैं। हम इन दोनों के बीच में देखेंगे तो इन दोनों के बीच सेंटर में हम जो क्या करेंगे, एनएस पोल को स्थापित करेंगे। वही इसमें कह रहा है कि इसमें कॉइल का एक कंडक्टर एन पोल और दूसरा कंडक्टर एस पोल के ठीक बीच में, कहां बीच में क्या होता है, स्थापित होता है। आता है अगला पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि कॉइल के दोनों कंडक्टर के
मध्य मतलब होता है बच्चों बीच, मध्य 180 डिग्री का इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत, डिफरेंस मतलब अंतर, है ना, विद्युत डिफरेंस होता है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्या कहते हैं हम कि कॉइल के दोनों कंडक्टर के मध्य, ये दोनों कॉइल के कंडक्टर के बीच का जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आप लोग को जो है तो ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अब हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि फुल पिच वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ, उत्पन्न है ना, इंड्यूस हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं, उत्पन्न ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मैग्नीट्यूड, मतलब होता है बच्चों उसका मान, है ना, मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, फुल पिच वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ का मैग्नीट्यूड मतलब होता है बच्चों मान क्या होता है बच्चों, सबसे ज्यादा होता है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों फुल पिच वाइंडिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा होता है। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों शॉर्ट पिच वाइंडिंग। तो ये रहा आर्मेचर वाइंडिंग के अंतर्गत फुल पिच वाइंडिंग। फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है, एक हमने कॉइल बनाया, कॉइल के बीच में हमने क्या किया, दोनों कंडक्टर के बीच में हमने एन और एस पोल को स्थापित कर दिया। हम देखते हैं कि जो फुल पिच वाइंडिंग होती है वो क्या होती है बच्चों, जब फुल पिच वाइंडिंग कब कहलाएगी, जब कॉइल पिच पोल पिच के बराबर होंगे तो वह वाइंडिंग क्या कहलाएगी बच्चों, फुल पिच वाइंडिंग कहलाएगी। उस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल डिफरेंस जो होगा कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखना कि यदि कॉइल पिच पोल पिच के बराबर होती है तो क्या कहलाती है, तो वह वाइंडिंग फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। इसमें कॉइल का एक कंडक्टर एन पोल और दूसरा कंडक्टर एस पोल के बीच, है ना, के ठीक बीच में जो है स्थापित होता है। कॉइल के दोनों कंडक्टर के मध्य क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री का इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होता है। और लास्ट में जो फुल पिच वाइंडिंग होती है उसमें जो उत्पन्न ईएमएफ होता है, जो उत्पन्न ईएमएफ का मान होता है, जो उसमें करंट वोल्टेज बनता है, उसका मान जो होता है बच्चों कितना होता है, सबसे ज्यादा होता है, अर्थात उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं 5 नंबर में बच्चों शॉर्ट पिच वाइंडिंग को, जो कि हमारे जनरेटर में यूज होती है। अगर एग्जाम में पूछता है कि जनरेटर में किस प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग करते हैं, ऑप्शन में यदि रखता है शॉर्ट पिच वाइंडिंग, फुल पिच वाइंडिंग, है ना, या सिंगल टर्न कॉइल या डबल टर्न कॉइल या लैप बाइंडिंग या वेव बाइंडिंग, तो बच्चों क्या बताना है आप लोग को। यदि वो वेव बाइंडिंग लैप बाइंडिंग करेगा तो उसमें स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन अलग रहेगा, लेकिन सिर्फ ये पूछता है कि आम डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर कॉइल होती है उसमें हम किस प्रकार की कॉइल का उपयोग करते हैं, तो हम बोलेंगे शॉर्ट पिच वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। फुल पिच वाइंडिंग उपयोग में नहीं आती है। ये हमारी जो है तो फुल पिच वाइंडिंग थी। अब हम लोग शॉर्ट पिच वाइंडिंग बनाते हैं बच्चों। शॉर्ट पिच वाइंडिंग में बना करके आप लोग को बताता हूं कि वो कैसे होती है। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट पिच वाइंडिंग को भी पढ़ लेते हैं। अब देखना, यहीं पे बना रहा हूं, इसी डायग्राम में बना रहा हूं मैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग को। ये फुल पिच वाइंडिंग है ना, इसी को हम लोग बना देंगे शॉर्ट पिच वाइंडिंग। ठीक है, तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग जो है तो कैसे बनेगी, शॉर्ट पिच वाइंडिंग जो बनेगी बच्चों, उसका जो एरिया होगा वो कुछ जो है तो इस प्रकार बनेगा। अर्थात होगा क्या बच्चों, अर्थात होगा क्या यहाँ पे कि जो फुल पिच वाइंडिंग होती है वो दोनों क्या होंगी, पोल पिच और कॉइल पिच बराबर होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि हमारा जो है तो कॉइल पिच जो होगी वो कम हो जाएगी। इसे हम लोग बोलेंगे शॉर्ट पिच वाइंडिंग। ठीक है, तो ये हमारा जो है तो ये जो रेड कलर से मैं बना रहा हूं ये बन जाएगा हमारा बच्चों शॉर्ट पिच वाइंडिंग। तो ये हमारा टर्मिनल 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अब हमारा जो होगा ना, अब हमारा जो होगा वो एरिया कुछ इतना कवर कर हो रहा है ना, वो फुल पिच वाइंडिंग का एरिया था। सेम डायग्राम बनेगा, फुल पिच वाइंडिंग ही बनाऊंगा मैं, इसके बाद उसका जो एरिया होगा वो कम कर दूंगा एक साइड का, तो वो बन जाएगी क्या बच्चों, शॉर्ट पिच वाइंडिंग। ठीक है, एनएस पोल अपनी जगह में ही रहेंगे। अब मैं बता दूं आप लोग को
अब मैं आप लोग को बता दूं बच्चों कि हमारे पास में जो यहाँ पे NS पोल हैं, ठीक है, ये NS पोल एग्जैक्ट वही रहेंगे, है ना, एग्जैक्ट जो है तो वही रहने वाले हैं। N हो गया और S हो गया, ठीक है, ये NS पोल वही रहेंगे। अब मैं बता दूं आप लोगों को दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ऊपर की कॉइल है, ये जो ब्लैक कलर से बनी है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, फुल पिच वाइंडिंग, ठीक है, ये फुल पिच वाइंडिंग ही है, ये फुल पिच वाइंडिंग ही है बच्चों। अब हम बात करेंगे कि जो रेड कलर से हमारे पास यहाँ पे बन रही है एक वाइंडिंग, तो जिसे हम बोलेंगे इसको शॉर्ट पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग। अब आप लोग को जो है तो समझ में आ गया होगा अंतर, दोनों में अंतर समझ में आ गया हो बच्चों कि एक कॉइल हम लेते हैं जब दोनों बराबर होती हैं, जब दोनों का एरिया जो बराबर होता है उसे हम बोलते हैं फुल पिच वाइंडिंग, और एक तरफ का एरिया कम हो जाए उसे हम बोलते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग। यदि मैं बात करूं फुल पिच वाइंडिंग के लिए तो 1 यही रहेगा, लेकिन 2 कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए कौन सा 2 हो जाएगा, रेड कलर वाला 2 हो जाएगा। तो यहां पे समझ में आ गया होगा, इसमें फुल पिच वाइंडिंग भी है और हाफ शॉर्ट पिच वाइंडिंग भी है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग किसे बोलेंगे, हम जब यहां से स्टार्ट करेंगे और ये एक एरिया हो जाएगा और ये रेड कलर वाला एरिया हो जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों शॉर्ट पिच वाइंडिंग। और हमेशा जनरेटर में जो यूज होती है वो शॉर्ट पिच वाइंडिंग ही होती है। ओके, तो हम लोग शॉर्ट पिच वाइंडिंग को देख लेते हैं, उनके मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं बच्चों। तो क्या कहता है पहला पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम होती है तो वाइंडिंग शॉर्ट पिच कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि यदि क्वाइल, ठीक है, ये पूरी वाइंडिंग है, वाइंडिंग को हम लोग क्वाइल भी बोल सकते हैं, क्वाइल, है ना। तो यदि क्वाइल क्या कहता है, यदि क्वाइल पिच पोल पिच से कम होती है तो वाइंडिंग शॉर्ट पिच कहलाती है। देखो फुल पिच वाइंडिंग में हमने देखा था कि जो हमारे पास में क्या होना चाहिए, जो कॉइल पिच होनी चाहिए पोल पिच के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग है उसमें हम क्या बोलेंगे कि यदि कॉइल पिच जो हो वो पोल पिच से कम हो तब वो वाइंडिंग शॉर्ट पिच कहलाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले थे कि कॉइल पिच बराबर क्या हो, पोल पिच हो, पोल पिच, तब क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा फुल पिच वाइंडिंग, ठीक है, फुल पिच वाइंडिंग। यदि हम क्या कहें शॉर्ट पिच वाइंडिंग की बात करें तो क्या बोल रहा है, कॉइल पिच जो हो वो पोल पिच से कम हो, ठीक है। जो कॉइल पिच हो बच्चों, कॉइल पिच हो बच्चों कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए पोल पिच से, ठीक है। तो कम होनी चाहिए किससे, पोल पिच से, तब वो कहलाएगी बच्चों क्या, शॉर्ट पिच वाइंडिंग। तो ये नीचे वाला क्या कहलाएगा बच्चों, ये शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों फुल पिच वाइंडिंग के लिए, और ये हो जाएगा हमारा जो है तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए, ठीक है। ये याद रखना है आप लोग को, ये मैंने बता दिया, ठीक। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग का। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है बच्चों, इसमें उत्पन्न ईएमएफ का मान भी इसमें उत्पन्न ईएमएफ का मान भी फुल पिच वाइंडिंग से थोड़ा कम होता है, क्योंकि उसका एरिया जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा कम होता है, ज्यादा अंतर नहीं आता है, थोड़ा कम होता है, ओके, थोड़ा कम होता है, ओके, थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी डीसी जनरेटर
लेकिन फिर भी डीसी जनरेटर में शॉर्ट पिच बाइंडिंग का उपयोग करते हैं। ओके, हम इसके बाद भी थोड़ा सा वोल्टेज कम भी बना के देती है, इसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, शॉर्ट पिच वाइंडिंग का ही उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसको कुछ लाभ होते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आगे बताने वाला हूं कि इसके क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है बच्चों कि इसमें उत्पन्न ईएमएफ का मान भी क्या होता है, फुल पिच वाइंडिंग के आसपास ही होता है, थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी डीसी जनरेटर में शॉर्ट पिच वाइंडिंग का ही उपयोग किया जाता है या करते हैं, क्योंकि इसके निम्न लाभ होते हैं। क्या बोल रहा है बच्चों? क्योंकि इसके निम्न लाभ होते हैं, है ना, निम्न लाभ होते हैं, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ लाभ होता है तभी ना हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज करते हैं। तो इसके लाभ होते हैं। वो कौन कौन से लाभ होते हैं बच्चों? वो कौन कौन से लाभ होते हैं ये देख लेते हैं। क्योंकि इसके निम्न लाभ होते हैं, वो हम लाभ देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो देखेंगे कि पहला लाभ जो है, फर्स्ट जो हमारा लाभ है वो क्या है बच्चों, कॉइल के इंड कनेक्शन में कॉपर की सेविंग होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। कॉइल के इंड कनेक्शन में, इंड कनेक्शन मतलब लास्ट कनेक्शन में, जब कॉइल का कनेक्शन करते हैं ना, वहां की बात कर रहा है कि इंड कनेक्शन में कॉपर की, है ना, कॉपर की सेविंग होती है। सेविंग होती है मतलब बचत होती है। ठीक है, बचत होती है। ओके, तो ये पहला पॉइंट हो गया बच्चों, पहला कारण हो गया शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज करने का। दूसरा कारण क्या है, दूसरा रीजन क्या है कि यह है कम्यूटेटर को, है ना, कम्यूटेटर अलग होता है, कम्यूटेशन में अलग से पढ़ाऊंगा आप लोग को कम्यूटेशन कैसे काम करता है। तो क्या होता है बच्चों कि यह कम्यूटेशन को बढ़ाता है। आगे हम लोग कम्यूटेशन भी पढ़ने वाले हैं, है। तो क्या कह रहा है कि ये कम्यूटेशन को बढ़ाता है, अर्थात कम्यूटेशन का बढ़ाने का मतलब क्या होता है बच्चों कि अर्थात यह ब्रश पर, है ना, यह ब्रश पर स्पार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पार्किंग, है ना, जो वहां पे स्पार्किंग चिंगारियां पैदा होती हैं, स्पार्किंग को कम करता है, स्पार्किंग को कम करता है। होगा क्या बच्चों कि जब तार का हम कनेक्शन करते हैं तो जो पॉइंट होते हैं, जहां पे हम लोग पॉइंट को टच कराते हैं, पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, पॉइंट को आपस में टच कराते हैं, तो वहां पे स्पार्किंग होती है। तो वो स्पार्किंग क्या होगी, कम से कम होगी जब हम क्या यूज करेंगे, शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज करेंगे। तो ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होगी कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होती है बच्चों, है ना। तो इसका मैं हेडिंग लिखना भूल गया था, यहां पे आप लोग लिख लेंगे हेडिंग में। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, शॉर्ट पिच वाइंडिंग। ओके, तो बच्चों शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होती है ये मैंने सारी चीजें बता दिया है। एक बार मैं 2 मिनट में और एक्सप्लेन कर देता हूं। आर्मेचर वाइंडिंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग। इससे पहले हमने पढ़ लिया है फुल पिच वाइंडिंग। शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होती है बच्चों, तो हम बोलेंगे कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम होती है तो वह बाइंडिंग शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहलाती है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इसमें उत्पन्न ईएमएफ का मान भी क्या होता है, फुल पिच वाइंडिंग से थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी हम डीसी जनरेटर में शॉर्ट पिच वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। क्योंकि इसके निम्न लाभ होते हैं। पहला लाभ होता है बच्चों जो कि इंपॉर्टेंट है, कॉपर, है ना, कॉइल के इंड कनेक्शन में, कॉइल के अंतिम कनेक्शन में कॉपर की सेविंग होती है। और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा लाभ क्या है कि यह है कम्यूटेशन को बढ़ाता है, अर्थात ब्रश पर स्पार्किंग को कम करता है। कम्यूटेशन क्या होता है, रोटेशन, उसमें प्रोसेस होती है, वो मैं चीजें बताऊंगा आप लोग। कम्यूटेशन कितना अच्छा रहेगा, स्पार्किंग कितनी कम होगी, कम्यूटेशन का प्रोसेस क्या होती है, मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। तो आई होप समझ में आया होगा। पोल पिच जो होता है, और जब पोल पिच जो होता है कॉइल पिच के बराबर होता है बच्चों, तो उसे हम बोलते हैं फुल पिच वाइंडिंग। ओके,
फुल पिच वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें कि कॉइल पिच कम हो पोल पिच से तो हम बोलेंगे शॉर्ट पिच वाइंडिंग, ओके। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोग को पढ़ा दिया। एक ही डायग्राम में दोनों कॉइल बनी हुई है, ये ब्लैक कलर से जो बना हुआ बच्चों ये क्या कहलाएगा, फुल पिच वाइंडिंग, और ब्लैक कलर से और आधे में रेड किया गया है अर्थात ये शॉर्ट किया गया है, छोटी की गई है कॉइल, उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट पिच वाइंडिंग। इसमें इलेक्ट्रिकल डिफरेंस कितना होगा बच्चों, तो 180 डिग्री का होता है, ओके। तो ये रहा हमारा। हाँ, मैं आप बात करूं यहां पे कि इलेक्ट्रिकल डिफरेंस जो होता है वो फुल पिच वाइंडिंग में 180 डिग्री होता है, फुल पिच वाइंडिंग में, है ना। यहां पे शॉर्ट पिच वाइंडिंग में बच्चों क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिकल डिफरेंस कम हो जाता है, 170-175 के आसपास में बचता है। तो जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती है उसका जो फेज डिफरेंस होता है बच्चों 170 के आसपास होता है, 170 के आसपास में इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होता है। तो कुल मिलाकर हम बोलेंगे कि जो फुल पिच वाइंडिंग होती है उसका इलेक्ट्रिकल डिफरेंस, विद्युत डिफरेंस कितना होता है, विद्युत का अंतर जो होता है 180 डिग्री का होता है, लेकिन शॉर्ट पिच वाइंडिंग में 170 के आसपास में होता है। फुल पिच वाइंडिंग जो कहलाती है ये कहलाती है मतलब 1 और 2 ये वाला देखेंगे तो फुल पिच वाइंडिंग कहलाएगी, और 1 2 अगर ये रेड कलर से देखेंगे तो वो क्या कहलाएगी बच्चों, शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहलाएगी। आई होप आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी। तो आज हमने क्लास में देखा इलेक्ट्रिकल मशीन का लेक्चर हमने लिया जिसमें हमने पढ़ा क्लास नंबर 5 डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया आज की क्लास में। कल हमारा कुछ छूट गया था पॉइंट नंबर 5 और 6 जिसमें हमने देखा कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर कैसे काम करता है, कम्यूटेटर का जो है तो डायग्राम कैसे बनता है, उसके अंदर क्या क्या अरेंजमेंट होता है वो हमने देखा। साथ में हमने देखा कार्बन का ब्रश को। तो कार्बन का ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि कम्यूटेटर से कनेक्ट होता है। उसमें जो हम प्रेशर देते हैं बच्चों 0.9 kg पर 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का उसमें क्या दिया जाता है, एक दबाव, एक प्रेशर दिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहां पे हमारा कार्बन का ब्रश लगा होता है उसको फिक्स करने के लिए, स्ट्रांगली मतलब मजबूती से कनेक्ट कराने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें स्प्रिंग द्वारा एक दबाव डालते हैं, एक प्रेशर डालते हैं, कितने का, 0.9 kg का, और पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मतलब इतने एरिया में उतना उसका क्या होता है, दबाव लगता है। तो वो क्या कहलाता है, कार्बन। फिर हमने देखा बच्चों, आज हमने स्टार्ट किया आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है। आर्मेचर वाइंडिंग में हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास में एक सिंगल टर्न कॉइल होती है। सिंगल टर्न कॉइल में क्या होता है कि हम एक कॉइल बनाते हैं और उस कॉइल में 2 कंडक्टर होते हैं, उसे हम बोलते हैं सिंगल टर्न कॉइल। वहीं पे हम बात करें कि जो हमारे पास कॉइल पिच होती है वो कॉइल पिच कितनी कहलाती है, 2 कॉइल के बीच का जो अंतर होता है उसे हम बोलते हैं कॉइल पिच। वहीं पे हम बात करें पोल पिच क्या होती है बच्चों, तो पोल पिच क्या होती है वो हमने देखा था कि पोल पिच जो होता है बच्चों क्या होता है कि जनरेटर के एक पोल आर्मेचर में जितना है ना, जनरेटर का एक पोल जितना आर्मेचर का एरिया या क्षेत्रफल अर्थात क्षेत्रफल घेरता है उसे हम बोलते हैं बच्चों पोल पिच। और पोल पिच निकालने का हमने सूत्र भी देखा है कि पोल पिच निकालने का जो सूत्र होता है नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर अपान पोल, उससे हमारा क्या निकल आता है, पोल पिच निकल करके आ जाता है। फिर हमने देखा लास्ट में फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है, तो फुल पिच वाइंडिंग हमेशा क्या होती है बच्चों, फुल पिच वाइंडिंग उसे बोलेंगे जब कॉइल पिच पोल पिच के बराबर होगा और उसमें जो अंतर होता है विद्युत डिफरेंस का, विद्युत का अंतर जो होता है इलेक्ट्रिकल डिफरेंस वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसको हमने देख लिया। लास्ट हमने आज पढ़ा शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होती है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग जो होती है वो फुल पिच वाइंडिंग थोड़ा सा एक एरिया, एक साइड का जो कॉइल का क्षेत्रफल होता है वो कम होता है, इलेक्ट्रिकल डिफरेंस 170 डिग्री के आसपास होता है। कब होगा, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग, या शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहलाती है। इसमें उत्पन्न ईएमएफ का जो मान होता है फुल पिच वाइंडिंग के बराबर होता है, थोड़ा सा कम होता है। इसके बाद भी हम क्या करते हैं, लेकिन फिर भी डीसी जनरेटर में शॉर्ट पिच वाइंडिंग का ही उपयोग करते हैं क्योंकि इसके कुछ निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला होता है कॉइल के एंड में कनेक्शन में कॉपर की शेविंग होती है। दूसरा होता है कम्यूटेशन को इंप्रूव करता है, कम्यूटेशन को बढ़ाता है, अर्थात ब्रश में स्पार्किंग को कम करता है। तो ये रहा बच्चों आज की क्लास। आज की क्लास को हमने कंप्लीट किया। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। कल हम लोग जो है तो मैं बहुत ही अच्छी चीजें बताने वाला हूं। कल बताऊंगा लैप वाइंडिंग कैसे बनती है, लैप बाइंडिंग कितने प्रकार की होती है ना, उसमें लैप बाइंडिंग जो होता है उसका कनेक्शन कैसे होता है, लैप बाइंडिंग का संरचना कैसी होती है, वेव बाइंडिंग कैसे होती है, उसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। लैप बाइंडिंग में बता दूं आप लोग को कि लैप बाइंडिंग क्या होता है,
कॉइल की संख्या जो होती है पोलों की संख्या के बराबर होती है। तो कॉइल की संख्या क्या होती है, कार्बन का ब्रश की संख्या क्या होती है, समांतर पाथों की संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर कितने उसमें होंगे, सिंप्लेक्स बाइंडिंग, डुप्लेक्स बाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स बाइंडिंग क्या होती है, उसका सूत्र क्या होता है ना, वो सारी चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूं विथ एग्जांपल। फिर बताऊंगा आप लोग को कल वेब बाइंडिंग क्या होती है, कैसे संरचना उसकी होती है ना। जैसे हम लोग लैप बाइंडिंग के यूज करते हैं ना, तो लो वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन वेब बाइंडिंग यूज करते हैं हाई वोल्टेज लो करंट के लिए यूज करते हैं, उसकी डायग्राम कैसे होती है। फिर मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग को भी मैं बताऊंगा, और साथ में कल पढ़ाने वाला हूं डीसी जनरेटर का विद्युत वाहक बल का समीकरण। तो कल के दिन हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, डमी कॉइल भी हम लोग कल पढ़ेंगे। तो कल का क्लास और इससे भी बेहतर होने वाला है। तो जब तक के लिए हम लोग जो है इस क्लास को खत्म करते हैं बच्चों। आई होप आप लोग को आज की वीडियो समझ में आई होगी। तो इस चैनल को यदि सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। ओके, तो आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।